हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमरिज्म पे डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए, इस चैप्टर के अंदर बड़े क्वेश्चन में, थियोरेटिकली बड़े क्वेश्चन में 3 सवाल बनते हैं, एक वीबीटी का और 2 सीएफटी के। इसके अलावा जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर एक तो लिगेंड्स की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की डेफिनेशन और उसी के साथ में लिगेंड्स के एग्जाम्पल। लिगेंड का सवाल अगर किसी साल नहीं आता है तो उसके ऑप्शन में आइसोमरिज्म का क्वेश्चन आता है। आइसोमरिज्म बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर भी एक अहम रोल इसका भी होता है और कोई एक क्वेश्चन इसका भी जरूर बनता है। चलिए बात करते हैं कि किस टाइप से संकुल यौगिक जो होते हैं वो किस किस प्रकार की समावयवता कैसे कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो आइसोमरिज्म होती है उसको हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जिसको हम बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता, और दूसरी वाली जो समावयवता होती है वो होती है स्टीरियो आइसोमरिज्म, यानी कि स्टीरियो जो इसकी समावयवता है वो त्रिविम समावयवता। अब त्रिविम समावयवता के अंदर 2 पार्ट होते हैं, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इसकी जो संरचनात्मक समावयवता है, स्ट्रक्चरल जो आइसोमरिज्म है, उसके पार्ट पढ़ते हैं। देखिए, संरचनात्मक समावयवता मतलब उसकी संरचना से संबंधित कोई चेंज होता है। अब पहली बात तो आपको समावयवता की परिभाषा आनी चाहिए कि उसके अंदर अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन रासायनिक गुण बदल जाते हैं, वो समावयवी कहलाते हैं, और ये गुण जो होता है वो समावयवता कहलाता है। अब संरचनात्मक समावयवता क्या आ जाएंगे कि उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम होना चाहिए, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर में कोई ना कोई चेंज आता है। अब स्ट्रक्चर में कितने प्रकार से चेंज आ सकता है, अपनी जो वर्तमान बुक है उसमें 5 प्रकार इसके दिए गए हैं। उसमें पहला जो पॉइंट आता है वो होता है आयनन समावयवता, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। अब आयनन का मतलब क्या होता है, देखिए नाम से स्पष्ट है। आयनन, आयनन का मतलब होता है टू फॉर्म आयन, आयन बनना। आयन कैसे बनेगा? जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तब आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन में यही दिया था कि कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को पानी में घोलेंगे तो आप देखो ये कॉम्प्लेक्स तो ब्रैकेट टू ब्रैकेट है ये। अब इसके बाहर जो भी आयन है वो एंटी आयन है, एंटी आयन हमेशा पानी में घुल जाता है। अब आप इसको फॉर्मूला देखिए, कोबाल्ट NH3 5 है और एक क्लोरीन है, अंदर है ब्रैकेट के अंदर, ये तो लिगेंड है, और बाहर सल्फेट है, ये एंटी आयन है। अब अगर इसमें ऐसा कर दें कि ये जो क्लोरीन है इसको बाहर ले लें और सल्फेट को अंदर ले लें, जैसा कि इसमें किया, देखो कोबाल्ट और अमोनिया अंदर ही थे, सल्फेट को बाहर था उसको अंदर ले लिया, क्लोरीन अंदर था उसको बाहर कर दिया। तो अब हम इसको पानी में घोलें। अब आप इस 1 नंबर कॉम्प्लेक्स को पानी में घोलोगे तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर आयन कौन बन रहा है? सल्फेट आयन। और अगर आप 2 नंबर कॉम्प्लेक्स को पानी में घोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें क्लोराइड आयन बनेगा। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला देख लो दोनों का, सिर्फ इनको पानी में घोलते हैं तो आयन बदल जाते हैं। तो एक ही फॉर्मूला है लेकिन आयन अलग अलग बनाते हैं। इस प्रकार की जो समावयवता होती है वो आयनन समावयवता या आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कहलाती है। दूसरी देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट आइसोमरिज्म होती है, इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म। ध्यान रखिए, लिंकेज आइसोमरिज्म हमेशा जो एम्फोटेरिक लिगेंड होते हैं, हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड में पढ़ा था डिटेल से इस बात को। एम्फोटेरिक लिगेंड, उभयदंती लिगेंड, यानी कि उसके अंदर बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट, यानी कम से कम 2 लोन पेयर डोनर उसमें ग्रुप में हो, लेकिन 2 में से कोई एक ही देता हो, मेटल आयन के साथ में एक बॉन्डिंग है, किस टाइप की स्ट्रक्चर बताई थी मैंने ये। तो उसमें देखिए, जैसे हम नाइट्रिटो लेते हैं, NO2, NO2 माइनस में क्या होता है कि एक तो ऐसा होता है कि लोन पेयर, ये इस टाइप से अगर अपन बॉन्ड बताएं तो ये है कि बॉन्ड में लोन पेयर कौन दे रहा है? नाइट्रोजन। और एक अपन इसको NO लिख दें तो ये बताता है कि इसमें बॉन्ड कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। तो इस टाइप से बंधनी, नाम से बंध मतलब क्या होता है? बॉन्ड। इस लिंक कौन कर रहा है वो देखिए, कोबाल्ट के साथ में हमने 5 अमोनिया ले लिया, ये न्यूट्रल लिगेंड से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ देखिए आप, दूसरा लिगेंड कौन है? ये हमारा एम्फोटेरिक लिगेंड है, उभयदंती लिगेंड, NO2 लिया। आप इसकी जगह पे ये साइनाइड ले सकते थे, आप इसकी जगह पे आइसोथायोसाइनेट ले सकते थे। तो 2-3 ही है हमारे कोर्स में, ध्यान रखिए। तो इसमें NO2 है, नाइट्रिटो, लेकिन इसके नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में देखिए ये 5 अमोनिया के साथ में
ये ONO यानी NO2 में ऐसा लगता है कि इस मेटल को लोन पेयर कौन दे रहा है, नाइट्रोजन, और कोऑर्डिनेट कर रहा है, और इसमें कौन दे रहा है, ऑक्सीजन, और कोऑर्डिनेट कर रहा है। यानी कि एक बार नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक बार ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, यानी बॉन्ड बनाने वाले जो डोनर ग्रुप है वो बदल रहे हैं, बॉन्ड बदल रहा है। तो जिसमें बॉन्ड बदलता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, इस प्रकार की जो समावयवता होती है वो कौन सी होती है, बंधनीय समावयवता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल आप जरूर लिखें। और कौन कौन ऐसा दिखा सकता है, नाइट्रेटो है, साइनाइड है, साइनाइड में हम लोग CN या NC भी कर सकते हैं, तो ये भी इस टाइप की समावयवता दिखा देगा। तीसरी समावयवता होती है हाइड्रेट। ध्यान रखिए, हम लोग संरचनात्मक समावयवता के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली थी आयनन समावयवता, दूसरी थी बंधनीय समावयवता, तीसरी है हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट या इसको विलायक योजन भी बोल सकते हैं, हिंदी में एक नाम और होता है, और सॉल्वेशन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में एक नाम और, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, आप इसको सीधा सीधा कैसे पहचाने, इसमें ध्यान रख लीजिए, इसकी एक शर्त होती है कि इसमें विलायक जो होता है वो पानी होना चाहिए, जल होना चाहिए। यानी इसमें आप .H2O लिखा हुआ कोई फॉर्मूला देखते हो जिसमें H2O एंटीआयन की फॉर्म में बाहर, जो एंटीआयन नहीं होता एक्चुअल में वो क्रिस्टलीय जल होता है, क्रिस्टलाइन वाटर होता है, उस फॉर्म में, या फिर इसी के साथ किसी फॉर्मूले में वो लिगेंड के फॉर्म में भी अगर हो, तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें हाइड्रेट आइसोमरिज्म होती है। जैसे देखिए, ये क्रोमियम का हेक्सा एक्वा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स था, और बाहर एंटीआयन में हमने 3 क्लोराइड लगाए। अब हमने क्या किया, इसमें से जो 6 H2O थे उसमें से एक H2O को बाहर निकाल दिया। देखिए, अब ये एक बाहर निकाल दिया, 6 में से पीछे बच गए 5, और बाहर 3 क्लोरीन थे, उसमें से एक क्लोरीन हमने अंदर ले लिया, एक जल बाहर दे दिया। तो बाहर जल .H2O में आ गया और एक क्लोरीन कम पड़ गया, या बाहर 3 थे उनमें से 2 रह गए और एक अंदर ले लिया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, लेकिन इस कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स का कलर कुछ और होगा, इसका कलर कुछ और होगा। अब हम इसको और आगे कर सकते हैं, एक H2O और निकाल दो, एक क्लोरीन और ले लो। इस टाइप से हम इसमें जितने बाहर एंटीआयन है उतने अंदर हम लिगेंड बना सकते हैं, अंदर से जल को बाहर भेज सकते हैं। हर बार के कॉम्प्लेक्स में उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके रासायनिक गुण बदल जाएंगे। इस प्रकार की समावयवता क्या कहलाती है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, या विलायक योजन, या सॉल्वेशन आइसोमरिज्म। अगली आइसोमरिज्म इस चैप्टर के नाम पर है, उपसंयोजन समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। इसमें बहुत सिंपल है, ध्यान रखिए। देखिए, इसमें क्या होता है, दो कॉम्प्लेक्स है, और दो कॉम्प्लेक्स में इसकी शर्त इस नाम से ही पहचान लो कि उसकी उपसंयोजन संख्या, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है वो चेंज नहीं होने चाहिए। देखो इधर, जैसे CONH3 का होल 6 यानी हेक्सामाइन कोबाल्ट लिया, और इधर क्या था, क्रोमियम के साथ में हेक्साक्लोरिडो था। अब आप इसमें से इसके क्लोरीन इसके साथ लगा दो और इसका अमोनिया इसके साथ लगा दो। देखो, कोबाल्ट के साथ 6 क्लोरीन लगा दिए और क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया लगा दिया, एक दूसरे के लिगेंड क्रॉस चेंज करवा दिए। बस ये इस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं जिसमें लिगेंड्स जो नेगेटिव या न्यूट्रल है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अब इसमें देखो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, इसमें भी क्रोमियम का भी 6, और इन्होंने क्रॉस कर लिया, चेंज कर लिया, इसके बाद भी कोबाल्ट का भी 6 है और क्रोमियम का भी 6 है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर चेंज नहीं होता है और कॉम्प्लेक्स बदल जाता है, तो इस प्रकार के जो समावयवता होती है उसको हम लोग उपसंयोजी समावयवता या कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। सिंपल है, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है। और एक इस बार आरबीएससी की किताब के अंदर स्टेट बोर्ड की बुक में एक नई समावयवता जोड़ी गई जिसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड आइसोमरिज्म। यानी कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो कोई लिगेंड हो और वो लिगेंड खुद आइसोमरिज्म दिखाता हो, लिगेंड की खुद की समावयवता हो। जैसे देखिए, अगर हम सिर्फ ये एक बेंजीन रिंग में से एक अगर बॉन्ड फ्री कर देते हैं तो ये फिनाइल हुआ, फेनिल जिसको बोले प्रतिस्थापी समूह, ये लिगेंड का काम करता है। अब आपने इस लिगेंड में यहां पर क्लोरीन जोड़ दिया है, देखो ये इसका 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर कार्बन है। अब आपका 2 नंबर पर क्लोरीन जुड़ा था, आपका क्लोरीन इसमें देखो 3 नंबर पे जुड़ा है, इसमें क्लोरीन 4 नंबर पे जुड़ा है। यानी कि जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H5 होता है, पर ये 4 हो गया, C6H4 और Cl। अब इसका भी फॉर्मूला यही है, इसका भी यही है और इसका भी यही है। अब इसके अंदर आप देखो 2 क्लोरोफिनाइल
ये हो गया 3 क्लोरोफिनाइल और ये हो गया 4 क्लोरोफिनाइल। यानी इसमें हमें ऐसा पता लग रहा है कि इसमें लिगेंड जो है वो खुद अपनी स्थिति बदल रहा है, स्थिति बदल रहा है, इसलिए उसके अंदर भी एक समावयवता का गुण आ गया है। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन संरचना अलग है, जिसके कारण इसके रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी और ये जिस कॉम्प्लेक्स में आएगा वहां भी चेंज हो जाएगी। इसलिए इस टाइप के जो आइसोमरिज्म होती है उसको हम नाम दे देते हैं लिगेंड आइसोमरिज्म। ठीक है, ये तो हो गई हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसके बाद हमारी बचती है स्टीरियो आइसोमरिज्म, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू। आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे राज रसायन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बुक में इसके जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं वो भी आप सोल्व करें और आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।